नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, साल 2025 चाइना और जापान के रिलेशंस के लिए एक बहुत ही बुरा साल साबित हो रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बाद से अब तक के इतिहास में चाइना और जापान के रिलेशन सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ईस्ट एशिया में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से जापान और चाइना के बीच टेंशन डेंजरसली हाई लेवल्स पर चले गए हैं। रिसेंटली एक चाइनीज फाइटर जेट ने जापानीज मिलिट्री जेट पर फायर कंट्रोल रडार लॉक लगाया। दोस्तों, फायर कंट्रोल रडार लॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जब दो जेट्स फ्लाई कर रहे हैं और एक जेट दूसरे जेट को टारगेट पर ले लेता है और फिर रडार लॉक कर देता है। इसके बाद वो मिसाइल फायर कर सकता है। दोस्तों, इस इंसिडेंट को जापान ने एक डायरेक्ट हॉस्टाइल एक्शन बोला है। चाइना ने कहा कि ये नॉर्मल पेट्रोल एक्टिविटी थी, बट इस इंसिडेंट को देख करके ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक नॉर्मल पेट्रोल एक्टिविटी थी। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ कहां पर है। तो ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ एक जगह पर हुआ जिसे कहा जाता है ओकिनावा आइलैंड का एरिया। दोस्तों, मैप पर देख सकते हैं ये पार्ट चाइना है, दिस इज जापान, दिस इज ताइवान। और ये जो साउथ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसी में एक आइलैंड पड़ता है ओकिनावा। ओकिनावा इज पार्ट ऑफ रियूकू आइलैंड्स। ये पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं रियूकू आइलैंड्स। दोस्तों, जो ओकिनावा आइलैंड है, इस एरिया के ऊपर से चाइना और जापान दोनों के जेट्स पेट्रोल करते हैं, फ्लाई करते हैं। रियूकू आइलैंड्स जापान के सदर्न डिफेंसिव बेल्ट का पार्ट है। दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये ताइवान के एकदम करीब में है। यानी अगर चाइना और जापान के रिलेशंस गर्म होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले इसी बेल्ट में नजर आता है। रियूकू आइलैंड्स ताइवान के बिल्कुल सामने है और इन आइलैंड्स को फ्रंट लाइन माना जाता है। इसके साथ ही चाइना और जापान का टेरिटोरियल ओवरलैप होता है। एयर स्पेस और मैरीटाइम जोन्स दोनों कंट्रीज क्लेम करती हैं। दोस्तों, ऐसे एनवायरनमेंट में एक रडार लॉक इंसिडेंट एक्सट्रीमली रिस्की होता है। दोस्तों, इसके बाद जापान ने तुरंत प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड अनएक्सेप्टेबल, ये कहना है जापान की पीएम का। क्योंकि अगर किसी पायलट ने उस वक्त पैनिक में अगर काउंटर मेजर यूज कर लिया होता तो एयर कॉम्बैट तुरंत शुरू हो सकता था। अगर दोबारा से ऐसा होता है तो जापान की तरफ से एक रेजोल्यूट एंड फर्म रिस्पॉन्स दिया जाएगा चाइना को। दोस्तों, अगर आप सोचो कि चाइना जापान के बीच ये कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक रडार लॉक इंसिडेंट से शुरू हुआ तो आप बिल्कुल गलत होंगे। इस पूरे क्राइसिस की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हुई थी जापान की पार्लियामेंट यानी नेशनल डाइट में। दोस्तों, जापान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी जिनका नाम है साने टकेची। इनको जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके पीएम बनते ही जापान का ताइवान पर ऑफिशियल स्टांस बिल्कुल बदल गया। दोस्तों, जापान की जो पार्लियामेंट है, दिस इज जापान पार्लियामेंट। जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं डाइट। जापान की पार्लियामेंट में ताइवान की सिक्योरिटी को लेकर के एक सवाल पूछा गया और टकाइची ने जो जवाब दिया उसी ने पूरे एशिया में शॉक वेव्स भेज दिए। उन्होंने कहा था, इफ इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वॉरशिप्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ फोर्स देन इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर जापान। ये स्टेटमेंट यूजुअल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं था। पीएम ने बेसिकली कहा क्या था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चाइना इन्वेड करता है ताइवान को तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ सिचुएशन विच इज सर्वाइवल थ्रेटनिंग फॉर जापान। और उस केस में जापान क्या करेगा, जापान विल इंटरफेयर मिलिटरली। दोस्तों, ये एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक सिग्नल था चाइना के लिए और चाइना को इसके बाद लगा कि जापान ताइवान के मैटर में ओपनली इंटरफेयर कर रहा है। दोस्तों, इसको लेकर के बीजिंग ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने कहा कि जो जापान है वो वन चाइना प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है और ताइवान को लेकर के डेंजरस सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद ही चाइना की स्टेट मीडिया ने अपने सिटीजन्स को वार्निंग्स देना शुरू कर दी कि जापान मत जाओ, जापान अनसेफ है, जापान अननेसेसरी प्रोवोकेशन कर रहा है। साथ ही चाइनीज मिलिट्री कमेंटेटर्स ने जापान को डायरेक्ट थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके की बातें करी कि जापान एक पेनफुल प्राइस पे करेगा। दोस्तों, ये सब इंसिडेंट्स जो हुए जापानीज प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद में, चाहे वो चाइना के द्वारा ट्रैवल वार्निंग इशू करना हो अपने सिटीजन्स को या फिर उनके मिलिट्री के द्वारा जो है थ्रेटिंग रिमार्क्स पास किया जाना हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी जापान का जो स्टांस था वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ। जापान अपने स्टांस पर कायम रहा। इसकी वजह से चाइना ने एक ज्यादा हार्श लेटर भेजा यूएन को जिसमें वार्न किया गया कि जापान की ताइवान रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी वजह से बायलैटरल रिलेशंस को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चाइना इतना हाइपर रिएक्ट क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसके पीछे है वन चाइना प्रिंसिपल। दोस्तों, चाइना के हिसाब से ताइवान उसकी टेरिटरी है और अगर कोई भी फॉरेन कंट्री इस पे कमेंट भी करती है तो वो उसको इंटरफेरेंस मानता है। बात करें जापान की तो जापान चाइना का एक हिस्टोरिक राइवल रहा है। इसलिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट स्टेटमेंट था वो चाइना को एक डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंज जैसा लगा।
दोस्तों अब थोड़ा सा चाइना और जापान के हिस्टोरिकल रिलेशंस हम देख लेते हैं। दोस्तों चाइना और जापान की राइवलरी कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ 120 साल पहले से शुरू होती है। 1894-95 में पहला साइनो जापानीज वॉर हुआ था, जिसमें जापान ने चाइना को हराकर ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों उसके बाद 1937 से 1945 के बीच में हुआ सेकेंड साइनो जापानीज वॉर, जिसमें नानजिंग मैसेकर जैसे ब्रूटल इवेंट्स हुए। दोस्तों नानजिंग मैसेकर को आप सर्च करिएगा कभी इंटरनेट पे। दोस्तों नानजिंग जो जगह है वो उस समय चाइना की कैपिटल हुआ करती थी। वहां पर सेकेंड सेनो जापानीज वॉर के टाइम पे इंपीरियल जापानीज आर्मी ने इन्वेड किया और चाइनीज सिविलियंस का मास रेप एंड मर्डर किया। मोर देन 2 लाख डेथ रिपोर्ट करी गई। दोस्तों चाइना और जापान के रिलेशंस की हिस्ट्री में ये एक नानजिंग मैसेकर एक ऐसा घाव है जो चाइना आज तक नहीं भूला है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान यूएस का एलाई बन गया और चाइना चला गया कम्युनिस्ट ब्लॉक में, यानी दोनों अपोजिट कैंप्स में आ गए। दोस्तों फिर साल 2000 आते आते चाइना एक सुपर पावर बनने लगा और जापान ने धीरे धीरे अपने आइलैंड्स को मिलिटराइज करना स्टार्ट किया। और आज जो हम ताइवान का इशू देखते हैं ये इसी पुरानी राइवलरी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन अब इस पूरे रीजन में स्टेक्स काफी हाई हैं क्योंकि इस रीजन में अभी यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ चाइना और जापान ही नहीं है। अगर चाइना ताइवान पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाता है तो जापान का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है, क्योंकि जापान ओपनली बोल चुका है कि ताइवान की जो स्टेबिलिटी है दैट इक्वल्स जापान की सर्वाइवल। तो जापान का जो सर्वाइवल है तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ताइवान। और जापान अकेला अब नहीं रहेगा। यूएसए और जापान की एक सिक्योरिटी ट्रीटी है, उसके हिसाब से अगर जापान किसी थ्रेट में आता है तो यूएस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी एक साइड हो जाएगी चाइना और दूसरी साइड हो जाएगा जापान, यूएसए और ताइवान। और इसके बाद जो क्वाड कंट्रीज हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। इंडिया का रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस करता है। इसके साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, दोस्तों स्ट्रेट ऑफ मलक्का का पोजीशन आप याद रखें। मलक्का स्ट्रेट पे इंडिया के नेवल चोक पॉइंट्स चाइना को प्रेशर में रख सकते हैं। और इसके साथ ही इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन जापान एंड यूएस के साथ ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो दोस्तों अगर एशिया अनस्टेबल होता है तो वेस्टर्न अलायंसेस जैसे नाटो ये भी इनडायरेक्टली एशिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं और सैंक्शंस, प्रेशर और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के थ्रू इंपैक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों इसलिए एनालिस्ट कहते हैं कि ताइवान का जो क्राइसिस है वो सिर्फ चाइना जापान का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन सकता है जिसमें एशिया पैसिफिक और वेस्टर्न अलायंसेस दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ईस्ट एशिया में एक मल्टी कंट्री कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है और इसमें इंडिया, यूएस, क्वाड और नाटो लेवल कोऑपरेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि साल 2025 चाइना और जापान के रिलेशंस के लिए कैसे एक लो पॉइंट साबित हो रहा है और ये जो पूरा रीजन है ये दुनिया के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल हॉट स्पॉट बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।